गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन की हम अगला एक नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। स्टैटिक्स इन असेसमेंट, आकलन में सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक्स असेसमेंट यानी कि आकलन में सांख्यिकी। और इसमें हमारा जो टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, साधारण अर्थ में केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ होता है केंद्र की ओर झुकाव, परंतु सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ होता है बारंबारता वितरण में किसी प्राप्तांक का केंद्र की ओर झुकाव। क्या कहलाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है। बारंबारता वितरण में केंद्र की ओर झुकाव से है। दूसरे शब्दों में, कौन सा प्राप्तांक वितरण केंद्र के निकट है? शिक्षा के मापन एवं मूल्यांकन में केंद्रीय प्रवृत्ति का अपने आप में विशेष महत्व है। देखिए, एक गैरेट महोदय हुए थे, उन्होंने बताया कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन का दोहरा मूल्य है। पहला मूल्य ये बताया कि यह औसत है जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में गैरेट ने बताया कि एक औसत है जो एक समूह के सभी प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करता है तथा इस प्रकार समस्त समूह का निष्पत्ति का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। दूसरा यह बताया कि हमें दो या दो से अधिक समूह को विशिष्ट निष्पत्तियों की तुलना के योग्य बनाता है। दो या दो से अधिक समूह को विशिष्ट निष्पत्तियों की तुलना के योग्य बनाता है। देखिए, स्टैटिस्टिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन शब्द स्टेटस या इटालियन शब्द स्टैटिस्टा से हुई है, जिसमें प्राचीन काल में इस शब्द का प्रयोग आयु तथा लिंग पर आधारित जनसंख्या तथा राष्ट्र एवं धन संपत्ति से संबंधित प्रदत्त संग्रह के लिए किया जाता था। तो स्टैटिस्टिक्स जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द स्टेटस और इटालियन शब्द है स्टैटिस्टा। इटालियन शब्द है स्टैटिस्टा। और लैटिन शब्द जो है स्टेटस शब्द से इसकी उत्पत्ति माना जाता है, जिसका प्रयोग प्राचीन काल में आयु, लिंग तथा किसी राष्ट्र देश की संपत्ति या धन से संबंधित डाटा संग्रह के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। देखिए, अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। जो हम जानते हैं कि शिक्षा में मुख्यतः 3 प्रकार की प्रवृत्ति के मापकों की गणना की जाती है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में
तीन प्रकार के केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के बारे में बताया है। देखिए, पहला है मीन, अर्थात मध्यमान। नंबर 2 है मीडियन, अर्थात माध्यिका। और तीसरा है मोड, बहुलक, बहुलक या बहुलक। अब हम केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है इसमें जो अंतर आता है, ये तीन माप जो बताए हैं शिक्षा में मुख्यतः तीन प्रकार के केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की गणना की जाती है। पहला है मध्यमान, दूसरा है माध्यिका और तीसरा है बहुलक। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं इनमें समय और शुद्धता का अंतर पाया जाता है। समय शुद्धता से तात्पर्य है कि मध्यमान के अंतर्गत सर्वाधिक शुद्ध मान माना गया है। किसके अंतर्गत? मध्यमान के अंतर्गत सर्वाधिक शुद्ध मान माना गया है। सर्वाधिक शुद्ध मान, अगर मध्यमान के द्वारा हम कोई मान निकालने जा रहे हैं तो वो सर्वाधिक शुद्ध मान माना जाता है। लेकिन इसमें समय अधिक लगता है, समय अधिक लगता है इसके अंतर्गत, मध्यमान के अंतर्गत। दूसरा जो है वह है माध्यिका। माध्यिका से प्राप्त जो मान होते हैं वो मध्यमान की अपेक्षा कम शुद्ध होते हैं। मध्यमान की अपेक्षा कम शुद्ध और समय कम लगता है, समय कम लगता है। अगला है बहुलक, जो बहुलक है मोड। इसमें मध्यमान और माध्यिका की अपेक्षा कम शुद्ध मान पाया जाता है, कम शुद्ध। और मध्यमान और माध्यिका की अपेक्षा इसमें समय भी कम लगता है, समय कम। हमने अभी बताया था केंद्रीय प्रवृत्ति के ये जो तीन माप है इनमें समय और शुद्धता का अंतर पाया जाता है। जैसे मध्यमान है या समांतर माध्य है, इससे प्राप्त गणना के आधार पर जो मान निकाला जाएगा वह सर्वाधिक शुद्ध प्राप्त होगा और इसकी गणना में समय भी अधिक लगता है। दूसरा है मध्यांक या माध्यिका। इसमें क्या होता है, मध्यमान की अपेक्षा यह है, इससे प्राप्त गणना के आधार पर जो मान प्राप्त होता है वह कम शुद्ध होता है और इसमें मध्यमान की अपेक्षा समय भी कम लगता है। अगला है बहुलक। इसके अंतर्गत मध्यमान और मध्यांक की अपेक्षा यह है, इससे प्राप्त गणना के आधार पर जो मान प्राप्त होता है वह कम शुद्ध होता है और इसमें समय भी कम लगता है। तो ये थे सामान्य टेस्ट के बारे में मैंने सामान्य अध्ययन किया है। और मैंने अभी बताया था केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है इनका केंद्र की ओर झुकाव होता है, अर्थात इनसे प्राप्त जो मान होता है वह केंद्र के इर्द गिर्द पाया जाता है, अर्थात केंद्र की ओर झुकाव होता है। और इसमें बारंबारता वितरण में किसी प्राप्तांक का केंद्र की ओर झुकाव से है। स्टैटिस्टिक्स में क्या है, बारंबारता वितरण में किसी भी
प्राप्तांक का केंद्र की ओर झुकाव, यानी कि इनका जो मान होता है वह केंद्र के इर्द गिर्द पाया जाता है। अब हम अध्ययन कर रहे हैं इनका महत्व। अब हम अध्ययन कर रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का महत्व। एक जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का जो महत्व है, पहला है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप समूह प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप समूह प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है वो समूह प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक तरह से जो अपन जो औसत निकालते हैं, तो औसत केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अर्थ एक तरह से औसत होता है। और औसत में ये क्या करते हैं कि जो उसका गणना के आधार पर जो प्राप्तांक होते हैं, वे मान गणना के आधार पर जो मान प्राप्त होता है वह समूह प्राप्तांकों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। अगला है दूसरा, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की सहायता से केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की सहायता से केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की सहायता से संपूर्ण वर्ग के गुणों को संपूर्ण वर्ग के गुणों को संक्षेप रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। संक्षेप में प्रदर्शित कर सकते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की सहायता से संपूर्ण वर्ग के गुणों को किसमें क्या होता है, संक्षेप रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला है, इनकी सहायता से दो या अधिक समूह की तुलना सरलता से की जा सकती है। इनकी सहायता से दो या उससे अधिक समूहों की तुलना सरलता से की जा सकती है। की जा सकती है। इनकी सहायता से दो या अधिक समूहों की तुलना सरलता से की जा सकती है। अगला है चौथा, इनकी सहायता से प्रदत्तों का प्राथमिक विश्लेषण किया जाता है। इनकी सहायता से प्रदत्तों का प्राथमिक विश्लेषण किया जाता है। जो उच्च सांख्यिकी के लिए आवश्यक है।
आवश्यक है। देखिए, इनकी सहायता से प्रदत्तों का प्राथमिक विश्लेषण किया जाता है, यानी कि इन मापों की सहायता से जो डाटा होता है उनका प्राथमिक विश्लेषण किया जाता है, जो सांख्यिकी के लिए आवश्यक है, उच्च सांख्यिकी के लिए, जो उच्च सांख्यिकी के लिए आवश्यक है। पांचवा है उच्च सांख्यिकी से तात्पर्य उच्च सांख्यिकी जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाणित विचलन, इनको हम प्रमाणित विचलन। अगला है कोरिलेशन, यानी कि सहज संबंध। के लिए आवश्यक माना गया है। यहां उच्च सांख्यिकी से तात्पर्य है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि प्रमाणित विचलन तथा कोरिलेशन यानी कि सहज संबंध से आता है। आज की कक्षा में हमने सांख्यिकी के बारे में पढ़ा और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप किसे कहते हैं, इनका जो महत्व है इनके बारे में अध्ययन किया। अगली कक्षा में इनकी कुछ सीमाएं हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों की कुछ तुलना है और साथ ही साथ फिर अगली हम कक्षा में धीरे धीरे मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक के प्रश्नों के बारे में धीरे धीरे अध्ययन करते चलेंगे। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।